हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। और साइंस का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। आज जो इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, इसके पहले हमने 2 वीडियोस और अपलोड किए थे इस पे, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड देखा था कि एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड एंड आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने बेस, व्हाट इज आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, एंड उसके जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो हमने कवर कर ली थी। तो आपको अगर ये सारे टॉपिक समझने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उन टॉपिक्स को जाकर आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस। और आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस क्या होते हैं, व्हाट इज बेसिस, या तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर जनरली दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ओके, ये हमारा जनरल डेफिनेशन है। और आहार्नियस के टर्म में हम क्या बोलते हैं? इन द टर्म ऑफ आहार्नियस विच सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच furnishes OH minus ions when dissolved in water. ओके, जब हम उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन जो है वो फर्निश करता है, रिलीज करता है। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो बेस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो फर्स्ट जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, उनका स्वाद जो होता है कड़वा। नेक्स्ट है बेसिस आर सोपी इन टच, ये सारे जो हमने डेफिनेशन में देखा था। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है बेसिस बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजेस इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस मीडियम। सिमिलरली एसिड जो बेस भी होता है, अगर उसे भी हम एक्वस सॉल्यूशन जो वाटर ले और वाटर में कुछ अमाउंट हम बेस का डाल दे तो वहां पर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्यों कंडक्ट होगी? क्योंकि यहाँ पर बेस जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। किसमें? अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो NaOH। तो अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में आयोनाइज हो जाएगा। और ये आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जो जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, उनसे कंडक्ट होती थी इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट करते थे एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता था। वैसे ही जो बेसिस होते हैं वो भी एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मीन्स ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर corrosive in nature. This can causes severe burns on skin, right? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लाइक एसिड्स, वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं और वो हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं और बहुत उससे हार्म भी हो सकता है हमें। ठीक, तो बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट बिटर इन टेस्ट, सेकेंड सोपी टू टच, थर्ड रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, नेक्स्ट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट कोरोसिव नेचर। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? ये याद हो गया? ये आपको दिमाग समझ आ गया? ये 3 तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था। तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो सिमिलरली एसिड के जैसे ही कंडक्ट करते हैं और कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो अब हम इनके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो जिस तरह हमने एसिड के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, हमने एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया था। ठीक, वैसे ही जो बेसिस होते हैं उनके लिए भी हम मेटल से रिएक्ट कराएंगे, फिर एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे, एंड थर्ड जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। ओके, तो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर फॉलोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो जब बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो सिमिलरली एसिड के ही जैसा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर का हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो bases react with some active metals like zinc on heating to form salt and hydrogen gas. वहां पर रिएक्शन अपने से हो जा रहा था, हमें हीट करने की जरूरत नहीं हो रही थी। कब? एसिड के केस में, जब हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करा रहे थे तो वहां हमने हीट नहीं किया था। बट यहाँ पर जब बेस और जो है मेटल का रिएक्शन कराना होता है तो हम क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो बेस रिएक्ट विथ सम एक्टिव मेटल्स ऑन हीटिंग फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम जिंक का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल और बेस कौन सा ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट सॉल्ट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, यहाँ पे 2NaOH, तो ये नीचे आप लिख लीजिए जिंक, यहाँ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्म किया, सोडियम जिंकेट जो कि सॉल्ट है, ये क्या है सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल ऑन हीटिंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर यहाँ हमने जिंक कर लिया, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग टू फॉर्म सॉल्ट, सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम जिंक बेस की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एसिड। तो एज एसिड एंड बेस रिएक्ट, जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वहां पर क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, base reacts with acid to form salt and water and this reaction is called neutralization reaction। ओके, तो जब भी एसिड और बेस जो है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो एसिड होता है वो बेस के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। वैसे ही जो एसिड होता है वो बेस को और बेस एसिड को दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने H+ आयंस होंगे उतने ही OH- आयंस होंगे। तो ये क्या हो जाता है, जैसे ये देखें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम ले लेते हैं HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये NaCl क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये यहाँ पे से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन NaCl सॉल्ट प्लस ये यहाँ देखिए जितने H+ उतने ही OH- आयंस है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि H और OH मिलके क्या बना ले रहा है, वाटर। ठीक, तो और एसिड की जो एसिडिटी होती है, मतलब एसिड क्यों एसिडिक नेचर शो करता है, H+ आयंस की वजह से। सिमिलरली बेस जो वो बेसिक नेचर क्यों शो करता है, क्योंकि वहां पर OH- आयन जो रिलीज होते हैं, जो वहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने एक H+ है एक OH है, तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर फॉर्म कर लेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्लियर हो गया आपको। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर and this reaction is called neutralization reaction. For example, when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide base to form sodium chloride salt and water. ठीक है, clear? And the reaction is called neutralization reaction because acid neutralizes base, मतलब acid जो वो base के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है और वहां पे जो base है वो acid के इफेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है उन दोनों। ठीक है, क्लियर ये आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन क्या होगा, किसके साथ, बेस के साथ, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेस
प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म होगा, यहां फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस water. Okay, when base reacts with non-metallic oxide forms salt and water. Okay, जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। क्यों एसिडिक नेचर का है, अभी हमने जो लास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा उससे हमें क्या पता चला कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर बेस रिएक्ट कर रहा है किससे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। ओके, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। मींस बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा तभी तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। और यहाँ तो बेस बेस है बट एसिड की तरह कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पर वर्क कर रहा है, किसके जैसा, एसिड के जैसा। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक, कार्बन नॉन मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, और ये क्या है हमारा सॉल्ट और ये है वाटर। तो यहाँ पर देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से देखा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर बेस तो है बट एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। इस वजह से ये जो नॉन मेटल का नेचर क्या हुआ कि ये एसिडिक नेचर का हुआ। और ये रिएक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। ओके, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। क्लियर, देखिए नोट कर लीजिए आप। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे जो बेस है उसकी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है एसिड बेस और जो उनके प्रॉपर्टीज, उससे पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ट एक्सेल शेल टू गिव अ गैस that turns lime water milky. The solution contain, okay, a solution reacts with crushed egg shell. तो ये crushed egg shell क्या होता है, ये crushed egg shell means यहाँ पर crushed egg shell का मतलब होता है crushed egg shell। तो आप लोग जानते ही होंगे egg shell में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। और ये जो क्रस्ड एग शेल होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो एक कोई सॉल्यूशन लिया गया है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एग शेल, मतलब इसमें क्या डाला गया, कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स
लाइम वाटर मिल्की। ओके, तो इससे क्या निकला यहाँ पर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें एसिड की प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ metal carbonate or metal hydrogen carbonate to form salt and water and कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हमने क्या किया था टेस्ट करने के लिए कि कौन सा गैस निकल रहा है वहां पर से, तो वो हमने किससे पास किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन था मींस लाइम वाटर जो था वो मिल्की हो गया था। तो लाइम वाटर का मिल्की होना ही हमें क्या बताता है यहाँ पर कि गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलती है किसी कार्बोनेट से, जब वो कार्बोनेट जो है वो जब वो मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए, तो वो ये जो सॉल्यूशन था जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला गया वो क्या होगा, एसिड ही होगा। ठीक, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड होगा। तो अब इन चार ऑप्शंस में देखिए कि आपका एसिड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड ये तो बेस है, लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCl। तो वो जो सॉल्यूशन था, जिस सॉल्यूशन की यहाँ बात हो रही थी कि अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एगशेल, क्योंकि हमने एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसका जो हमने फिर टेस्ट किया था कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है एक्टिविटी में, हमने देखा था कि वहां पर वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन में दिखे कि लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मीन्स वहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक, तो ये हमें पता चल गया आंसर कौन सा था। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक्शेल वो आपको पता होना चाहिए वो कैसा था, वो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। ठीक है, और मिल्की बोला मींस कैसा क्या, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही। तो फाइनली यहाँ पर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, मैं नीचे लिख रही हूं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब क्या किया इसने यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, जब इसको हम लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन था वो किसका सॉल्यूशन था, HCl का सॉल्यूशन था हमारे पास। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of sodium hydroxide, the amount of hydrochloric acid solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. Okay, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि जो 10 ml सॉल्यूशन है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ HCl। तो जो 10 ml का सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो कितने ml HCl से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, 8 ml से। तो आपको कितने के लिए फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 20 ml सॉल्यूशन के लिए। ओके, आपको 20 ml NaOH कितने ml HCl से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये आपको वहां पर फाइंड करना है। तो देखते हैं 10 ml सॉल्यूशन कितने से हो रहा है, 8 से, तो 1 ml NaOH कितने से हो जाएगा, 8/10 से।
तो हमें कितने के लिए निकालना है? 20 ml NaOH के लिए। ठीक, ये हो जाएगा 8 × 10/20, ये कितना 16 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, HCl। या आप इससे नहीं बना सकते तो आप ये देखिए कि 10 ml कितने से हो रहा है, 8 ml से हो रहा है न्यूट्रलाइज। तो ये कितने के लिए करना है, 20 के लिए करना है, मीन्स जस्ट डबल, 10 का डबल 20। 10 कितने से हो रहा है, 8 से, तो 20 कितने से होगा, 10 8 से हुआ, 8 ml से कितना न्यूट्रलाइज हुआ, 10 ml, तो 8 का जस्ट डबल 16 ml से कितना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 20 ml। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, और यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड मीन्स जो हम बचपन में जब मैथ्स सॉल्व करते थे कि जो 10 कॉपीज है उनकी प्राइस 100 रुपीज है, तो 15 कॉपी की प्राइस कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले देखते हैं, देखिए 10 कॉपी है, उनकी प्राइस कितनी हो गई, 100 रुपीज। ओके, तो आपको कितने के लिए निकालना है, 15 कॉपी का प्राइस निकालना है। तो आप क्या करते थे, एक कॉपी का प्राइस निकाल लेते थे, कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आ गया 10 रुपीज। अब एक कॉपी का प्राइस पता चल गया, तो 15 कॉपी का प्राइस भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, 10 × 15, ये कितना हो गया, 150। सिमिलरली यहाँ पे तो सिंपल डाटा दिया था तो आप उसको जस्ट डबल करके बता सकते हैं, लेकिन अगर कभी कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया हुआ तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करके भी बता सकते हैं। जैसे कि 10 ml कितने को न्यूट्रलाइज कर रहा था, 10 ml कितने ml से न्यूट्रलाइज हो रहा था, 8 ml से। तो 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने से न्यूट्रलाइज होगा, 8/10। और जैसे कि 10 कॉपीज का प्राइस 100, तो 1 कॉपी का प्राइस कितना, 100/10। फिर 20 ml के लिए देखना, तो वो कितना हो गया, 8/10 × 20। तो नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो जो कर्ड सब्सटेंस होते हैं, जो सोर सब्सटेंस होते हैं, उनको हम ब्रास मेटल्स या फिर उनको ब्रास और किसमें, कॉपर वेसल्स में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, आप खुद ही सोचिए। जो ब्रास और कॉपर है वो क्या है, मेटल से बने हुए होते हैं, अलॉयज होते हैं, बट उनमें मेटल तो है ना। और ये हमने जब स्टार्टिंग में जब हम ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो कर्ड जो है और सोर सब्सटेंस, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जब आप इन सब्सटेंस को अगर ये मेटल्स के वेसल्स में रख देते हैं, अगर आप कॉपर वेसल में रख देते हैं, तो जो इन सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है वो किससे रिएक्ट कर लेगा, कॉपर से रिएक्ट कर देगा, और जो सब्सटेंस होगा वो स्पॉइल हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो सोर सब्सटेंस होते हैं उनको हम ब्रास और कॉपर के वेसल्स में स्टोर नहीं करते हैं। देखिए आंसर देखते हैं, curd and other sour substance are acidic in nature and can react with copper and brass, thus the food get spoiled. Therefore the curd and sour substance should not be kept in a brass and copper vessel। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन में हम बता सकते हैं कि ये जो कर्ड है, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, इनमें क्या प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होता है एसिड प्रेजेंट होता है। ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कर लेंगे कॉपर से। ठीक है, कॉपर क्या है, मेटल है। तो हमने रिएक्शन पढ़ा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा उससे क्या हो जाएगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो सॉल्ट होगा, उस जो सॉल्ट फॉर्म होगा यहाँ पर मेटल और इस एसिड से, उससे जो हमारा फूड होगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। एक मिनट, स्पॉइल। ओके, क्लियर आपको, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो हमने देखा था कि जब हम एसिड का
लिटमस पेपर से साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो कलर को चेंज कर लेता है, ओके। बट जब आप ड्राई HCl गैस लेते हैं और उसे लिटमस पेपर को टच करते हैं तो वहां पर गैस जो है वो मतलब जो कलर है लिटमस पेपर का वो चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता? अगर आपको लिटमस पेपर और HCl के लिए टेस्ट करना है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो आपके लिए कंडीशन है कि या तो जो सब्सटेंस है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर का, वो एक्वस मीडियम में होना चाहिए, और या अगर वो एक्वस मीडियम में नहीं है तो आपका जो लिटमस पेपर है वो वेट होना चाहिए, ओके, वो गीला होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, मतलब दोनों ही जो सब्सटेंस है, ना तो लिटमस पेपर गीला है ना ही जो सॉल्यूशन जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं वो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, तो वहां पर लिटमस पेपर जो वो कोई टेस्ट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राई HCl गैस है, तो जो ड्राई HCl गैस होती है वो आयोनाइज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जब वो आयोनाइज नहीं हो पाएगी तो H+ आयंस नहीं दे पाएगी, और H+ आयन नहीं देगी तो वो लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट इज गिवन बाय HCl ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो HCl है वो आयोनाइज हो जाती है, किसमें, H+ और Cl माइनस आयन में जो HCl है वो आयोनाइज हो जाती है, और यही H+ आयन की वजह से जो कलर होता है वो लिटमस पेपर का चेंज हो जाता है, क्योंकि जो H+ आयन है वही उस एसिड को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। इस H+ की वजह से ही ये जो एसिड है वो एसिड बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, बिकॉज HCl डिसोसिएट्स इन एक्वस मीडियम टू फॉर्म H+ आयन, ड्राई HCl गैस cannot furnishes H+ आयन, ड्राई HCl गैस फर्निश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी जो एसिड और जो बेस होते हैं वो एक्वस मीडियम में ही H+ आयन और OH- आयन फर्निश करते हैं। वो अलग से अगर आइसोलेटेड है, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, तो वो H+ आयन या OH- आयन में वो आयोनाइज नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ HCl और लिटमस पेपर मस्ट बी वेट, इन दोनों में से किसी एक को तो वेट होना ही होगा, या तो मीडियम जो सब्सटेंस है उसको आप एक्वस मीडियम में लीजिए या तो लिटमस पेपर को वेट कर लीजिए। Since in this case neither HCl in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change, और इस वजह से जो litmus paper का कलर है यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्लियर ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एगशेल। तो यहाँ पर देखिए एगशेल बोल रहा है, एगशेल मीन्स वहां क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किससे हो रहा है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, एगशेल इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एगशेल, calcium carbonate reacts with it and carbon dioxide gas is evolved. The reaction occurs as follows. तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किससे, नाइट्रिक एसिड से, 2HNO3 कर क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, फॉर्मूला देख लीजिए CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। तो बहुत से बच्चे जिनको, बहुत से स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लिखने नहीं आता कैल्शियम नाइट्रेट का, तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम और ये नाइट्रेट। तो कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है या उस पर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट पर चार्ज कितना होता है, 1 माइनस, ओके। तो ये क्रॉस, तो यहाँ पर ये कैल्शियम जो ये इधर क्रॉस करके आया वो 1 यहाँ पर आएगा नीचे, तो 1 को तो हम नहीं लिखते, और NO3, ये NO3 पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो NO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्रॉस मेथड आपने क्लास 9th में सीखा होगा। तो उसी तरह से आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं आता तो आप उस क्रॉस मेथड का यूज करके फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन
एसिड और बेस, जो एसिड और बेस होता है उस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर इन द एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन। तो जब आपको जो भी कंसंट्रेशन का एसिड गिवन है उस एसिड में जब आप वाटर ऐड करते जाते हैं तो वो डाइल्यूट होते जाता है। डाइल्यूट होना मींस कंसंट्रेशन का कम होना। ओके, एसिड सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन में आपने क्या मिक्स किया, क्या ऐड कर दिया, यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। और उसमें आप क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा डिक्रीजेस, ठीक। जो इस कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा ये देखते हैं। सपोज हमने उस दिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन देखा था, ठीक है। तो उसी से ही हम देखते हैं जो एसिड सॉल्यूशन है। सपोज ये एसिड सॉल्यूशन कैसा है, ये 100 ml का एसिड सॉल्यूशन है। ओके, ये टोटल 100 ml है जिसमें से सपोज जो कितना परसेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 30 ml जो है वो एसिड प्रेजेंट है, और जो 70 ml है वो वाटर प्रेजेंट है। ओके, 70 ml कौन प्रेजेंट हो गया, वाटर, और 30 ml कौन प्रेजेंट हो गया, एसिड प्रेजेंट है उसमें। जब आप इसमें वाटर ऐड किया, कितना, 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, तो 100 ml वाटर ऐड कर दिया, तो 100 ml वाटर अगर आप इस एसिड सॉल्यूशन में ऐड कर देते तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है जो इतना था उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल 100 प्लस, ये पूरा 100 था, 100 प्लस 100 टोटल कितना, 200 ml का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस 200 ml के सॉल्यूशन में सिर्फ एसिड कितना प्रेजेंट है, 30 ml एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो पहले एसिड की कंसंट्रेशन मींस होता है कि अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने क्लास 9 में पढ़ा था। सॉल्यूट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट के अमाउंट पर ही जो है वो किसी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है। तो जब हम एसिड को या बेस को डाइल्यूट करते हैं, मींस उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो वहां होता क्या है, पहले जो ये 30 ml एसिड था वो किस में प्रेजेंट था, 70 ml वाटर में था। बट जब आपने इसमें क्या डाल दिया, 100 ml और वाटर डाल दिया, तो 100 ml और वाटर डाल दिए, तो इससे इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, बट जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। कैसे पर यूनिट वॉल्यूम, सपोज जो आपका एसिड है, इस एसिड सॉल्यूशन के इतने वॉल्यूम में जो एसिड है वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 मॉलिक्यूल सपोज वहां पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी हमने कितना ले लिया, 7। बट जब आपने इसमें और वाटर ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। तो जो मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अब बट जाएंगे। तो ये जो पर यूनिट वॉल्यूम था, यहाँ पर जो पहले अगर हमने 7 लिया था तो अब वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कुछ जो है वॉल्यूम इंक्रीज होने से यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ जो है वो यहाँ। तो जब आप उस सॉल्यूशन को, जब आप एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। मींस जो पर यूनिट वॉल्यूम में जहां पर पहले ज्यादा मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एसिड के, वो डाइल्यूशन के बाद क्या हो जाते हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर
पहले यहाँ पर हमने बहुत सारे थे, मैं कुछ दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये जैसे कि ये यहाँ पर सपोज 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस पर यूनिट वॉल्यूम में। आफ्टर डाइल्यूशन यहाँ पर सिर्फ 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए पर यूनिट वॉल्यूम में जो एसिड का कंसंट्रेशन था, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, वो डिक्रीज हो गए, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस विथ वाटर इज कॉल्ड dilution. It result decreases the concentration of H plus HO3O hydronium ion or OH minus ion per unit volume of the acid or base is said to be diluted. तो यहाँ पर जो एसिड का कंसंट्रेशन है, एसिड मींस एसिड के H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। अगर सपोज पहले एसिड का जो H प्लस आयन था इस इतने से वॉल्यूम, सब पहले ये इतना वॉल्यूम था, तो इस पर यूनिट हम इतना ले लेते हैं, सिर्फ मान रहे हैं हम। तो इस पर यूनिट में अगर कितने मॉलिक्यूल कितने आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर आयन प्रेजेंट है कितने, 7 आयंस ले लिए। आफ्टर डाइल्यूशन वहां पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, यहाँ पर 4, यहाँ 4 3। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसके आयन के जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि क्या होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट जब आप करते हैं किसी एसिड या बेस को, तो पर यूनिट वॉल्यूम में उसका जो कंसंट्रेशन होता है H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का और OH माइनस आयन का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर आपको। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम देखेंगे इंडिकेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।